हेलो दोस्तों, राधे जीएस एंड मैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम समझेंगे क्लास 11th की फिजिक्स के चैप्टर फर्स्ट को, जिसका नाम है भौतिक जगत यानी फिजिकल वर्ल्ड। यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो आप इसे अच्छे से तैयार कर लेना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले है भौतिकी का अर्थ एवं वैज्ञानिक विधि। भौतिकी के अर्थ को समझने से पहले हमें विज्ञान को समझना पड़ेगा। तो देखिए, विज्ञान की परिभाषा को प्राकृतिक घटनाओं के क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित अध्ययन या ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। इंग्लिश में देखिए, द सिस्टमेटिक एंड लॉजिकल स्टडी और नॉलेज ऑफ नेचुरल फिनोमिनन इज कॉल्ड साइंस। साइंस को हम हिंदी में विज्ञान के नाम से जानते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है, विज्ञान संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है विशिष्ट ज्ञान। विज्ञान इज ए वर्ड ऑफ संस्कृत लैंग्वेज विच मीन्स स्पेसिफिक नॉलेज। अंग्रेजी भाषा के शब्द साइंस की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सेंटिया से हुई है, जिसका अर्थ है जानना। द इंग्लिश लैंग्वेज वर्ड साइंस इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम लैटिन वर्ड साइंटिया विच मीन्स टू नो। तो आप इसे अच्छे से याद रखना, पेपर में पूछा जाता है कि साइंस शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है। साइंस शब्द की उत्पत्ति सिंटिया या साइंटिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है जानना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है भौतिकी यानी फिजिक्स। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसे भौतिक विज्ञान या भौतिकी कहते हैं। भौतिकी को अंग्रेजी में फिजिक्स कहते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी द नेचर एंड नेचुरल फिनोमिनन इज कॉल्ड फिजिकल साइंस और फिजिक्स। आगे देखिए, फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसिस से हुई है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति। द वर्ड फिजिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फ्यूसिस विच मीन्स नेचर। अब देखिए, प्रकृति की परिभाषा को, हमें अपने चारों ओर जो कुछ भी दिखाई देता है उसे प्रकृति यानी नेचर कहते हैं। Whatever we see around us is called nature। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है वैज्ञानिक विधि यानी साइंटिफिक मेथड। वैज्ञानिकों द्वारा अनुसंधान कार्यों के लिए अपनाई जाने वाली क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित तथा तर्क संगत विधि को वैज्ञानिक विधि कहते हैं। द सिस्टमेटिक स्टेप वाइज एंड लॉजिकल अप्रोच विच इज अडॉप्टेड बाय द साइंटिस्ट फॉर देयर रिसर्च वर्क इज कॉल्ड साइंटिफिक मेथड। यानी जो वैज्ञानिक होती हैं वे अपने अनुसंधान कार्य के लिए एक विधि का प्रयोग करते हैं, उसी विधि को हम वैज्ञानिक विधि कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है वैज्ञानिक विधि के विभिन्न चरण, वेरियस स्टेप्स ऑफ द साइंटिफिक मेथड। वैज्ञानिक विधि के निम्नलिखित 5 चरण होते हैं। द फॉलोइंग आर द मेन 5 स्टेप्स ऑफ द साइंटिफिक मेथड। पहला है क्रमबद्ध प्रेक्षण, सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशंस। दूसरा है परिकल्पना की स्थापना, फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस। तीसरा है परिकल्पना की सत्यता का परीक्षण, टेस्टिंग द वैलिडिटी ऑफ हाइपोथेसिस। चौथा है सिद्धांत की स्थापना, फॉर्मेशन ऑफ प्रिंसिपल। पांचवा है नियम की स्थापना, फॉर्मेशन ऑफ लॉ। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले है क्रमबद्ध प्रेक्षण, सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशंस। किसी समस्या के समाधान के लिए सबसे पहले वैज्ञानिक सुनियोजित प्रयोग करती हैं और क्रमबद्ध प्रेक्षण लेकर उस समस्या से संबंधित आंकड़े एकत्रित करते हैं। टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम, फर्स्ट साइंटिस्ट परफॉर्म वेल प्लान्ड एक्सपेरिमेंट्स एंड कलेक्ट डेटा रिलेटेड टू दैट प्रॉब्लम बाय टेकिंग द सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशंस। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे इसका दूसरा स्टेप परिकल्पना की स्थापना यानी फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस। प्रयोगों से प्राप्त आंकड़ों की व्याख्या करने के लिए एक कार्यकारी नियम बनाया जाता है, जिसे परिकल्पना कहते हैं। टू एक्सप्लेन द डेटा ऑब्टेन्ड फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स ए वर्किंग प्रिंसिपल इज फॉर्म्ड विच इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। चलिए अब अगले स्टेप को देखते हैं। हमारा अगला स्टेप है परिकल्पना की सत्यता का परीक्षण, टेस्टिंग द वैलिडिटी ऑफ हाइपोथेसिस। उपयुक्त परिकल्पना के आधार पर कुछ निष्कर्ष निकाले जाते हैं, जिनसे कुछ भविष्यवाणियां की जाती हैं और अन्य नए प्रयोग करके उनका सत्यापन करते हैं। चलिए इसे इंग्लिश में भी देख लेते हैं। इंग्लिश में है, ऑन द बेसिस ऑफ द अबव हाइपोथेसिस सम कंक्लूजन्स आर ड्रॉन एंड देन सम प्रेडिक्शंस आर मेड
which are then verified by performing the new experiments। अगला स्टेप देखिए, सिद्धांत की स्थापना। यदि निष्कर्ष तथा भविष्यवाणियों का प्रयोगों द्वारा सत्यापन हो जाता है तो उस परिकल्पना को सिद्धांत का रूप दे दिया जाता है, अन्यथा उस परिकल्पना को संशोधित करके या पूर्णतः नई परिकल्पना की स्थापना करके व उसकी सत्यता का परीक्षण करके सिद्धांत बनाया जाता है। यहाँ पर समझिए, यदि निष्कर्ष और भविष्यवाणियों का प्रयोगों द्वारा सत्यापन हो जाता है तो उस परिकल्पना को हम सिद्धांत का नाम दे देते हैं, और यदि उसका सत्यापन नहीं हो पाता है तो उस परिकल्पना में संशोधन करते हैं या फिर दोबारा से नई परिकल्पना का निर्माण करते हैं, उसकी सत्यता की जांच करते हैं, तब सिद्धांत बनाया जाता है। तो इस प्रक्रिया में काफ़ी समय लगता है, अतः प्रयोग द्वारा सत्यापित परिकल्पना को सिद्धांत कहते हैं। If the conclusions and predictions get verified by the experiments, then the hypothesis is given the form of the principle. Otherwise, that hypothesis is modified or a new hypothesis is made, which after the testing of its validity is given the form of a principle. Thus, the hypothesis verified by the experiments is called principle। चलिए अगले स्टेप को देखते हैं। हमारा अगला स्टेप है नियम की स्थापना यानी फॉर्मेशन ऑफ लॉ। यदि प्रतिपादित सिद्धांत सभी घटनाओं, प्रेक्षणों और तथ्यों के लिए सत्य हैं तो सिद्धांत को नियम कहा जाता है। यदि प्रतिपादित सिद्धांत सभी घटनाओं, प्रेक्षणों और तथ्यों के लिए सत्य नहीं है तो सिद्धांत को संशोधित करके या नया सिद्धांत स्थापित करके और उसकी सत्यता का परीक्षण करके नियम बनाया जाता है। If propounded principle is true for all the phenomena, observations and facts, that principle is called a law. If propounded principle is not true for all the phenomena, observations and facts, that principle is modified and a new principle is made, which after the testing the validity is given the form of a law। चलिए अब हम अगले टॉपिक को समझते हैं। हमारा अगला टॉपिक है भौतिकी का प्रयोजन या कार्य क्षेत्र। इसे इंग्लिश में स्कोप ऑफ फिजिक्स के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, इसे भौतिकी का उद्देश्य प्रत्येक छोटी से छोटी तथा बड़ी से बड़ी प्राकृतिक घटना की सफल व्याख्या करना है। इस प्रकार भौतिकी का कार्य क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है। इंग्लिश में देखिए, द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिक्स इज टू एक्सप्लेन सक्सेसफुली ईच स्मॉलेस्ट एज वेल एज लार्जेस्ट नेचुरल फिनोमिनन, दस फिजिक्स एज ए वाइड स्कोप। आगे देखिए, इसके अंतर्गत हम लंबाई, द्रव्यमान, समय, ऊर्जा आदि भौतिक राशियों के अत्यंत सूक्ष्मतम से लेकर अत्यंत विशालतम परिमाण का अध्ययन करते हैं। इन फिजिक्स वी स्टडी द मैग्नीट्यूड्स इन अ वेरी वाइड रेंज फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी सच एज लेंथ, मास, टाइम, एनर्जी etc। आगे देखिए, आगे है भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स की शाखाएं। भौतिक विज्ञान की शाखाओं को दो भागों में बांटा जाता है। पहला है चिरसम्मत भौतिकी यानी क्लासिकल फिजिक्स, दूसरा है आधुनिक भौतिकी यानी मॉडर्न फिजिक्स। चिरसम्मत भौतिकी सन 1900 से पहले की भौतिकी है और आधुनिक भौतिकी सन 1900 के बाद की भौतिकी है। चिरसम्मत भौतिकी की शाखा यहाँ पर दी हुई है, आप इन्हें देख सकते हैं। यांत्रिकी, पदार्थ के सामान्य गुण, ऊष्मागतिकी, ध्वनिकी, विद्युतगतिकी, चुंबकत्व, प्रकाश की। जबकि आधुनिक भौतिकी की शाखाएं हैं नाभिकीय भौतिकी, क्वांटम भौतिकी, कण भौतिकी, परमाणविक भौतिकी, आणविक भौतिकी, नैनो भौतिकी, संगणित द्रव भौतिकी। आप इंग्लिश में भी इन्हें देख सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है भौतिकी का विज्ञान की अन्य शाखाओं से संबंध। रिलेशन ऑफ फिजिक्स विद अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस। भौतिकी के सिद्धांतों और नियमों का उपयोग विज्ञान की अन्य सभी शाखाओं में किया जाता है। भौतिकी को मूलभूत विज्ञान अर्थात सभी विज्ञानों का आधार माना जाता है। अब इसे इंग्लिश में देखिए। द प्रिंसिपल्स एंड लॉज ऑफ फिजिक्स आर अप्लाइड इन ऑल अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस। फिजिक्स इज कंसिडर्ड एज द फंडामेंटल साइंस दैट इज द बेसिस ऑफ ऑल साइंसेस। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है भौतिकी का गणित से संबंध। तो देखिए, इसे भौतिकी में गणित का बहुत उपयोग होता है। गणित के बिना भौतिकी के मूल नियमों तथा सिद्धांतों को समझना संभव नहीं है, अतः गणित भौतिकी की भाषा है। आजकल के नवीन आविष्कार जैसे कृत्रिम उपग्रह, कंप्यूटर, लेजर आदि
गणित और भौतिकी की संयुक्त देन है। चलिए अब इसे हम इंग्लिश में देखते हैं। इन फिजिक्स मैथमेटिक्स इज वाइडली यूज्ड। इट इज नॉट पॉसिबल टू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल लॉज and principles of physics without the knowledge of mathematics. Thus, mathematics is the language of physics. The new inventions like artificial satellites, computers, lasers, etc. are the blessings of physics and mathematics combined. चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे है भौतिकी का रसायन विज्ञान से संबंध। रिलेशन ऑफ फिजिक्स विद केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान में भौतिकी का महत्वपूर्ण स्थान है। रसायन विज्ञान में अनेक जटिल संरचनाओं को समझने में भौतिकी के नवीन आविष्कारों जैसे चुंबकीय अनुनाद, एक्स किरणों, न्यूट्रॉनों के विवर्तन आदि से बहुत सहायता मिली है। अब इसे इंग्लिश में देखिए। फिजिक्स हैज एन इम्पोर्टेंट रोल इन केमिस्ट्री। द न्यू इन्वेंशंस इन फिजिक्स सच एज मैग्नेटिक रेजोनेंस, एक्स-रेज, डिफ्रैक्शन ऑफ न्यूट्रॉन्स, etc. have been very useful in understanding the many complex chemical structures. चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है भौतिकी का जीव विज्ञान से संबंध। रिलेशन ऑफ फिजिक्स विद बायोलॉजी। जीव विज्ञान में भी भौतिकी का महत्वपूर्ण स्थान है। भौतिकी में सूक्ष्मदर्शी तथा इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार से जीव विज्ञान में कोशिका की संरचना को समझने में बहुत अधिक सहायता मिली है। एक्स किरणों के आविष्कार से मनुष्य के शरीर के किसी स्थान की टूटी हुई हड्डी का पता लगाया जा सकता है। एक्स किरणों का उपयोग कैंसर तथा ट्यूमर जैसे भयंकर रोगों के उपचार में भी किया जाता है। इंग्लिश में देखिए। फिजिक्स हैज एन इम्पोर्टेंट रोल इन बायोलॉजी आल्सो। Inventions of microscope and electron microscope have been useful in studying the structure of cells in biology. With the invention of X-rays, it is made possible to detect the presence of fracture of bones in a human body. X-rays are also used in the cure of terrible diseases like cancer and tumors, etc. मुझे उम्मीद है आपको यह चैप्टर समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है भौतिकी का खगोल विज्ञान से संबंध। खगोल विज्ञान के विकास में भी भौतिकी की महत्वपूर्ण भूमिका है। भौतिकी में दूरदर्शी, रेडियो दूरदर्शी के आविष्कार होने से विभिन्न ग्रहों तथा उपग्रहों को देखा जा सका है और उनके विषय में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की जा सकी है। फिजिक्स हैज एन इम्पोर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ एस्ट्रोनॉमी आल्सो। इट इज ओनली with the discovery of telescope and radio telescope that various planets and satellites could be seen and specific information about them could be received. आपको ज्ञात होगा हमारी पृथ्वी एक ग्रह है और चंद्रमा इसका उपग्रह है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है भौतिकी का प्रौद्योगिकी से संबंध। रिलेशन ऑफ फिजिक्स विद टेक्नोलॉजी। यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप इसे अच्छे से समझ लें। किसी समाज के प्रौद्योगिकी अथवा तकनीकी विकास का भौतिकी में विज्ञान की अन्य शाखाओं के उपयोग से गहरा संबंध है। विज्ञान में होने वाले नवीन आविष्कारों के उपयोग से प्रौद्योगिकी में यंत्रीकरण को बढ़ावा मिला है, जिससे उत्पादन बढ़ा है और सामाजिक परिस्थितियों, संबंधों, व्यवस्था एवं संरचना में भी परिवर्तन आया है। आज ऐसी ऐसी मशीनें बन गई हैं जिसे यूज करके हम कई लोगों का काम थोड़े से समय में कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग देखते हो कि बुलडोजर, अगर हम बुलडोजर से कोई खुदाई करवाते हैं तो वह आधा या पौना घंटे में करके चली जाएगी, जबकि उसी खुदाई को मजदूर करते हैं तो उसमें ज़्यादा समय लगता है। तो इसे अब इंग्लिश में देखिए। द प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी ऑफ सोसाइटी हैज़ ए डीप रिलेशनशिप विद द यूज ऑफ फिजिक्स एंड द अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस। विद द यूज ऑफ न्यू इन्वेंशंस मेड इन साइंस, द मैकेनाइजेशन in technology has increased, which has resulted in more production and changes in environmental relationship, adjustments and constitution of society. आपने यह गौर भी किया होगा कि हर जगह यंत्रीकरण को अब बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रौद्योगिकी में भौतिकी के नियमों या सिद्धांतों का उपयोग करके असंसाधनों को संसाधनों में बदला जाता है, अतः प्रौद्योगिकी एक अनुप्रयुक्त भौतिकी ही है। इंग्लिश में देखिए। इन टेक्नोलॉजी नो रिसोर्सेस आर चेंज्ड इनटू द सोर्सेस बाय द यूज ऑफ लॉज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स। दस टेक्नोलॉजी इज द एप्लाइड फिजिक्स। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है भौतिकी का समाज से संबंध। रिलेशन ऑफ फिजिक्स विद सोसाइटी। भौतिकी तथा विज्ञान की अन्य शाखाओं में हुई प्रगति से आधुनिक मानव समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं।
शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, दूरसंचार, परिवहन आदि सभी क्षेत्रों में भौतिकी के आविष्कारों जैसे कंप्यूटर, टेलीविजन आदि का उपयोग किया जा रहा है, जिससे मानव समाज का भौतिक स्तर ऊंचा उठा है। मानव के रहन सहन में बहुत ही ज़्यादा अंतर आ चुका है। चलिए अब इसे इंग्लिश में देखिए। द प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट इन फिजिक्स and other branches of science has resulted in revolutionary changes. The inventions made in physics such as computer, television, etc. are using in all the fields such as education, medicine, agriculture, telecommunication, transportation, etc. As a result, the physical level of human society has raised. अब इसे आगे देखिए। आज टेलीविजन का उपयोग ठीक वैसा ही है जैसे कि हम महाभारत में पढ़ते हैं कि युद्ध क्षेत्र में घटने वाली प्रत्येक घटना का हाल संजय ने अपनी दिव्य दृष्टि द्वारा धृतराष्ट्र को सुनाया था। आज रेफ्रिजरेटर प्रत्येक घर की आवश्यकता बन गया है, जिससे हम भोज्य पदार्थ तथा सामग्री को कुछ समय तक सुरक्षित रख सके। इंग्लिश में देखिए। These days television is used in the same manner as we read in the Mahabharata that each incident occurred in the field of war was described by Sanjay to Dhritarashtra with his God-gifted sight. The refrigerator has now become the need of each house by which we can protect the food material from being spoiled. चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है कंप्यूटर का उपयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आजकल इसका उपयोग सरकारी दफ्तरों, बैंकों, व्यापारिक संस्थानों आदि सभी जगह न केवल गणना के लिए बल्कि आंकड़ों को सुरक्षित रखने के लिए भी किया जा रहा है। इससे मनुष्य की कार्यक्षमता बढ़ी है। इंग्लिश में देखिए। The use of computer is also increasing day by day. Nowadays, it is used in government offices, banks, commercial places, not only for the calculation purposes, but also to keep the data in memory. यहाँ पर थोड़ा सुधार कर लेना, एज होगा यहाँ पर IS। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है आजकल इंटरनेट तथा वाईफाई के द्वारा फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर आदि के माध्यम से सोशल मीडिया से जुड़ा जा सकता है। Nowadays, we can join ourselves with the social media through Facebook, WhatsApp, Twitter, etc. by the internet and Wi-Fi. चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हैं कुछ प्रमुख प्रौद्योगिकी तथा उनसे संबंधित वैज्ञानिक सिद्धांत। इधर है प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी और इधर है वैज्ञानिक सिद्धांत यानी साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। तो पहला है वायुयान यानी एरोप्लेन, यह बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। दूसरा है ऊष्मा इंजन यानी स्टीम इंजन, यह ऊष्मागतिकी के सिद्धांत पर कार्य करता है। तीसरा है विद्युत जनरेटर, यह फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों पर आधारित है। चौथा है रॉकेट, यह संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। पांचवा है लेसर, यह उद्दीप्त उत्सर्जन द्वारा उत्पन्न प्रकाश का आवर्धन इस सिद्धांत पर आधारित है। छठवां है कंप्यूटर, यह अंकीय तर्क परिपथ पर आधारित है। सातवां है प्रकाशिक तंतु, यह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। आठवां है प्रकाश विद्युत सेल, यह प्रकाश विद्युत प्रभाव पर आधारित है। आप इन्हें ऐसे ही याद कर सकते हैं, इनसे क्वेश्चन बनने की उम्मीद ज़्यादा है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है भौतिकी के नियमों की प्रकृति यानी नेचर ऑफ लॉज ऑफ फिजिक्स। भौतिकी के मूल नियमों की प्रकृति के संबंध में निम्न तथ्य हैं। फैक्ट्स रिगार्डिंग द नेचर ऑफ फंडामेंटल लॉज ऑफ फिजिक्स आर फॉलोइंग। पहला है भौतिकी के मूल नियम सार्वत्रिक हैं, इनका अनुप्रयोग व्यापक रूप में विभिन्न संदर्भों एवं परिस्थितियों में किया जाता है। तो इसे इंग्लिश में देखिए। ऑल फंडामेंटल लॉज ऑफ फिजिक्स आर यूनिवर्सल, दे आर अप्लाइड इन जनरल इन वेरियस रेफरेंसेस एंड सिचुएशंस। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे हमारा अगला पॉइंट भौतिकी का कार्यक्षेत्र विस्तृत है। इसमें हम सूक्ष्मतम कण अर्थात इलेक्ट्रॉन से लेकर सबसे बड़ी वस्तु अर्थात ब्रह्मांड तक का अध्ययन करते हैं। फिजिक्स एज ए वाइड स्कोप, इन इट वी स्टडी फ्रॉम द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट इज इलेक्ट्रॉन टू द बिगेस्ट बॉडी दैट इज यूनिवर्स। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे हमारा तीसरा पॉइंट, कुछ ऐसी भौतिक राशियां हैं जो किसी भौतिक घटना में समय के साथ अपरिवर्तित रहती हैं। ये राशियां संरक्षित राशियां कहलाती हैं। इन राशियों से संबंधित नियमों को संरक्षण नियम कहते हैं। देयर आर सम फिजिकल क्वांटिटी विच डू नॉट चेंज विद टाइम इन अ फिजिकल फिनोमिनन। सच क्वांटिटीज आर कॉल्ड कंजर्व्ड क्वांटिटीज।
द लॉज ऑफ फिजिक्स रिलेटेड टू सच क्वांटिटीज आर कॉल्ड द लॉज ऑफ कंजर्वेशन। कुछ संरक्षण नियम निम्नलिखित हैं। सम कंजर्वेशन लॉज आर फॉलोइंग। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ऊर्जा का संरक्षण नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। रैखिक संवेग का संरक्षण नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। आवेश का संरक्षण नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चलिए अब हम अगले पॉइंट को देखते हैं। हमारा अगला पॉइंट है भौतिकी के नियम समय के साथ परिवर्तित नहीं होते हैं और ये नियम प्रत्येक स्थान पर समान रहते हैं। यहाँ पर भी एक बिंदी आएगी। इंग्लिश में देखिए, द लॉज ऑफ फिजिक्स डू नॉट चेंज विद टाइम एंड दे रिमेन इनवेरिएंट एट ईच प्लेस। यदि आप इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो राधे जीएस एंड मैथ्स नाम से ही एक टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, आप वहां पर जाकर उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहीं पर इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हैं प्रकृति के मूल बल, बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर। प्रकृति में मुख्य रूप से 4 बल हैं। इन नेचर देयर आर 4 बेसिक फोर्सेस। पहला है गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स। गुरुत्वाकर्षण बल किन्हीं 2 पिंडों के बीच उनके द्रव्यमानों के कारण लगने वाला आकर्षण बल है। यह एक सार्वत्रिक बल है। विश्व में प्रत्येक पिंड प्रत्येक अन्य पिंड के कारण इस बल का अनुभव करता है। अब इसे इंग्लिश में देखिए, द ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन एनी 2 बॉडीज बाय वर्च्यू ऑफ देयर masses. It is universal force. Every body experiences this force due to every other body in the universe. चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा दूसरा बल जिसका नाम है विद्युत चुंबकीय बल यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। विद्युत चुंबकीय बल आवेशित कणों के बीच लगने वाला बल है। जब आवेश ब्रह्मावस्था में होते हैं तब इस बल को कूलॉम नियम द्वारा व्यक्त किया जाता है। सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण तथा विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है। गतिशील आवेश चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करते हैं और एक चुंबकीय क्षेत्र गतिशील आवेश पर बल लगाता है। चलिए अब इसे हम इंग्लिश में देख लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज द फोर्स बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स व्हेन द चार्जेस आर एट रेस्ट देन दिस फोर्स इज गिवन बाय कूलॉम्स लॉ। लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर and unlike charges attract each other. Charges in motion produce magnetic effects and a magnetic field applies a magnetic force on a moving charge. चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा तीसरा बल जिसका नाम है दुर्बल नाभिकीय बल यानी वीक न्यूक्लियर फोर्स। दुर्बल नाभिकीय बल मुख्यतः इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो के बीच लगता है। न्यूट्रिनो एक अनावेशित कण है जो बीटा 6 में नाभिक से उत्सर्जित होता है। द वीक न्यूक्लियर फोर्स इज मेनली अप्लाइड बिटवीन एन इलेक्ट्रॉन एंड ए न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो इज एन अनचार्ज पार्टिकल विच इमिट्स इन बीटा डिकाय फ्रॉम न्यूक्लियस। चलिए अब हम अपने चौथे बल को भी देख लेते हैं। हमारा चौथा बल है प्रबल नाभिकीय बल यानी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। प्रबल नाभिकीय बल नाभिक में प्रोटोनों और न्यूट्रॉनों को बांधे रखता है। The strong nuclear force binds protons and neutrons in a nucleus. चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हैं कुछ प्रमुख वैज्ञानिक तथा उनका योगदान। इधर है वैज्ञानिक का नाम, इधर है देश और इधर है उनका योगदान। सबसे पहले वैज्ञानिक हैं आइजैक न्यूटन। इन्हें भौतिकी का पिता यानी फादर ऑफ फिजिक्स कहा जाता है। ये इंग्लैंड के निवासी थे। इनका योगदान देखिए, गुरुत्वाकर्षण का नियम, प्रकाश का कड़ी का सिद्धांत, दूरदर्शी गति के नियम। दूसरे वैज्ञानिक हैं गैलीलियो गैलीली, इटली के रहने वाले थे, दूरदर्शी जड़त्व का नियम। तीसरे वैज्ञानिक हैं माइकल फैराडे, इंग्लैंड के रहने वाले थे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, विद्युत अपघटन के नियम। तो इस तरीके से आप इन्हें अच्छे से तैयार करें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे चौथे वैज्ञानिक जिनका नाम है अल्बर्ट आइंस्टाइन, जर्मनी के रहने वाले थे। सापेक्षिकता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या, एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता समीकरण, इक्विवेलेंस ऑफ मास एंड एनर्जी, E इक्वल mc², इनका एक समीकरण है। अगले वैज्ञानिक देखिए क्लार्क मैक्सवेल, इंग्लैंड के रहने वाले थे। प्रकाश की विद्युत चुंबकीय तरंग प्रकृति एवं विद्युत चुंबकीय सिद्धांत, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट। अगले वैज्ञानिक है नील्स बोर, डेनमार्क के रहने वाले थे। हाइड्रोजन का परमाणु मॉडल, हाइड्रोजन एटम मॉडल। अगले वैज्ञानिक हैं जेम्स चैडविक,
इंग्लैंड के रहने वाले थे। न्यूट्रॉन की खोज इन्होंने ही की थी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हैं अर्नेस्ट रदरफोर्ड, न्यूजीलैंड के निवासी थे। परमाणु में नाभिक के अस्तित्व को बताया। अगले वैज्ञानिक हैं आर्किमिडीज, यूनान यानी ग्रीस के रहने वाले थे। आर्किमिडीज का सिद्धांत दिया। अगले वैज्ञानिक हैं लुईस डी ब्रोगली, फ्रांस के रहने वाले थे। द्रव्य की तरंग प्रकृति को समझाया। अगले वैज्ञानिक हैं मार्कोनी, इटली के वैज्ञानिक थे। बेतार संदेश यानी वायरलेस मैसेज को समझाया। अगले वैज्ञानिक हैं R.A. मिलिकन, अमेरिका के रहने वाले थे। इलेक्ट्रॉनिक आवेश की इन्होंने गणना की। इलेक्ट्रॉनिक आवेश का मान होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलॉम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले वैज्ञानिक हमारे जे थॉमसन, इंग्लैंड के निवासी थे। इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट आवेश की गणना भी की थी। अगले वैज्ञानिक हमारे हेनरी बैकुरल, ये फ्रांस के निवासी थे। इन्होंने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, का की जगह यहाँ पर की होगा। मैं इसे PDF में सुधार दूंगा। अगले वैज्ञानिक हमारे W. पाउली, ऑस्ट्रेलिया के निवासी थे। पाउली का अपवर्जन का सिद्धांत इन्होंने दिया। अगले वैज्ञानिक हैं W. के रोंजन, जर्मनी के निवासी थे। इन्होंने एक्स किरणों की खोज की थी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे अगले वैज्ञानिक जिनका नाम है वर्नर हाइजेनबर्ग, जर्मनी के रहने वाले थे। अनिश्चितता का सिद्धांत, क्वांटम यांत्रिकी के बारे में समझाया। अगले वैज्ञानिक हाइगन, हॉलैंड के निवासी थे। इन्होंने प्रकाश तरंग का सिद्धांत दिया। अगली वैज्ञानिक है मेरी क्यूरी, हॉलैंड की निवासी थी। प्राकृतिक रेडियो एक्टिविटी, रेडियम एवं पोलिनियम का आविष्कार इन्होंने किया। अगले वैज्ञानिक हैं E.O. लॉरेंस, अमेरिका के निवासी थे। साइक्लोट्रॉन की इन्होंने खोज की थी। अगले वैज्ञानिक हैं जॉन बार्डिन, अमेरिका के रहने वाले थे। ट्रांजिस्टर और अति चालकता का सिद्धांत इन्होंने दिया। वैसे ट्रांजिस्टर में 2 अन्य वैज्ञानिक भी थे, उनके नाम यहाँ पर नहीं दिए हैं। वैसे मुख्य रूप से जॉन बार्डिन का नाम ही यहाँ पर दिया जाता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे भारतीय वैज्ञानिक, इंडियन साइंटिस्ट्स। सबसे पहले वैज्ञानिक का नाम है चंद्रशेखर वेंकट रमन। इन्हें CV रमन के नाम से भी जाना जाता है। अणुओं द्वारा प्रकाश का अप्रत्याश प्रकीर्णन अर्थात रमन प्रभाव की खोज की थी, जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। इसी खोज के उपलक्ष्य में 28 फरवरी को प्रतिवर्ष हम विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। अगले वैज्ञानिक हमारे होमी जहांगीर भाभा, इन्होंने कॉस्मिक किरणों का सोपानी प्रक्रम किया था। अगले वैज्ञानिक है मेघनाथ शाह, ऊष्मीय आयनन के बारे में समझाया था। अगले वैज्ञानिक हैं विक्रम साराभाई, इन्होंने अंतरिक्ष अनुसंधान किया यानी स्पेस रिसर्च किया। इन्हें अंतरिक्ष कार्यक्रमों का जनक भी कहा जाता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे अगले वैज्ञानिक S. चंद्रशेखर, तारों का जीवन चक्र और चंद्रशेखर सीमा को बताया। अगले वैज्ञानिक हैं S.N. बोस, सत्येंद्र नाथ बोस, इन्होंने क्वांटम सांख्यिकी का विकास किया। अगले वैज्ञानिक हैं जगदीश चंद्र बोस, अति लघु रेडियो तरंगों का उत्पादन किया। अगले वैज्ञानिक हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इन्होंने अंतरिक्ष यान, मिसाइल एवं उपग्रह का प्रक्षेपण किया। मुझे उम्मीद है आप डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में तो अवश्य जानते होंगे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। इनका पूरा नाम अबुल फकीर जलालुद्दीन अब्दुल कलाम था। इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और इन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वाज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ही वाज ऑनर्ड बाय द भारत रत्न एंड नॉन एज मिसाइल मैन। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। मुझे उम्मीद है आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको इसमें कोई डाउट है तो कमेंट करके अवश्य पूछ लें। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वे भी हमसे जुड़ सकें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।